टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंटैक्स। जानते हो सिंटैक्स क्या होती है? सिंटैक्स का मतलब है वाक्यों को सही रूप में लिखना, राइट? जस्ट यू आर गोइंग टू राइट एनी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस अगर आप लिखते हैं तो उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, समझ में आया नहीं? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब ही होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही होनी चाहिए, समझ में आया नहीं? जैसे अगर हम इसको लिखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट? क्या लिख सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? यानी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट? और सब्जेक्ट के बाद वर्ब होनी चाहिए और प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट? यानी इससे इस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? फर्क किस चीज़ पे पड़ेगा? जैसे सब्जेक्ट आपका है ही, तो ही क्या सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर। तो अब यहाँ पे मान लीजिए आपको वर्ब लगानी है तो आप क्या लगाएंगे? गोज कर देंगे। ही गोज टू ऑफिस। ही गोज टू ऑफिस, वह ऑफिस जाता है, राइट? ये हमारा क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? तो वर्ब हमारी क्या हो गई? सिंगुलर वर्ब हो गई, राइट? इसकी प्लूरल वर्ब क्या होती है? इसकी प्लूरल वर्ब होती है वी गो टू ऑफिस। वी गो टू ऑफिस, ये हमारा क्या हुआ? प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसे होगी हमारी? ये भी प्लूरल वर्ब आएगी। समझ में आ गया ये कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी। क्लियर? यह समझ में आ गया यहाँ तक, राइट? अब जैसे इसके आगे की एक चीज और होती है कि जैसे आपने जब वो पढ़ा होगा, आर्टिकल पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, तो द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर अगर लिखा हुआ है तो आगे वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी, राइट? क्यों प्लूरल वर्ब आएगी? क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब आर्टिकल दोनों के पहले लग जाता है तो वो दो बंदे कहलाते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए इसमें हम एक अगला रूल डाल लेते हैं। ये तो बेसिक हो गया हमारा। अब उसके पार्ट्स में देखिए कि कैसे कैसे हम उसको करेंगे, राइट? जैसे दो नाउन्स,
दिए हैं, राइट, और दोनों के पहले क्या लगा हुआ है? आर्टिकल द। तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगी। समझ में आ गया? वर्ब प्लूरल फॉर्म में होगी, जैसे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, राइट। अगर हम कहें कि प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों स्कूल में आ रहे हैं, तो आप लगाएंगे द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर आर कमिंग इन द स्कूल। समझ में आ गया? यहां पर क्या है कि ये दो बंदे हैं, राइट। प्रिंसिपल एक अलग बंदा हो गया ये, और एक मैनेजर है, ये अलग बंदा हो गया। और ये पता कैसे लगा? अगर यहां पे आर्टिकल लगा होता और यहां आर्टिकल नहीं दिया होता तो ये एक ही बंदा होता, दो पोस्ट डील कर रहा है। लेकिन हमने दोनों के पहले लगा दिया, तो ये दो बंदे हो गए, दोनों अलग अलग, दे आर डीलिंग द पोस्ट डिफरेंटली, वो अलग अलग पोस्ट डील कर रहे हैं। समझ में आ गया ये वाला? आप ये लिखती है। अगला एक इसके क्या होता है कि मान लीजिए अगर यहाँ पे द नहीं दिया हुआ है, राइट, जैसे आपने कहा द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। अब एक ही बंदा है, दो पोस्ट डील कर रहा है, तो क्या लगाएंगे? इज कमिंग, इज कमिंग। अगर मान लीजिए एक बंदा है, वन पर्सन डीलिंग वन पोस्ट, टू पोस्ट, थ्री पोस्ट, देन यू कैन ऐड ओनली द आर्टिकल बिफोर फर्स्ट। केवल पहले वाले के उसमें आर्टिकल लाएंगे, रेस्ट ऑफ द नाउन्स वी कैन नॉट यूज द आर्टिकल्स, उनमें हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ये पार्ट समझ में आ गई भाई? एक आपने सुना होगा कंडीशनल सेंटेंस, सुना नहीं सुना है? वो हमारा पहला रूल हुआ। ये दूसरा है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंस की खासियत क्या होती है कि एक कंडीशन जरूर दी होगी। कंडीशनल सेंटेंसेस, राइट। कंडीशनल सेंटेंस में ये होता है कि वन कंडीशन इज गिवन, एक कंडीशन जरूर दी होगी, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि पहला अगर मैं आपको बताता हूं कि यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें क्या है कि दोनों सेंटेंस किस में दिखा रहे हैं? फ्यूचर में। तो इस रूल को पता है क्या होता है? डॉल पता है इस रूल में कैसे सेंटेंस कंप्लीट करेंगे? कि यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसको सही फॉर्मेशन सेंटेंस की क्या है भाई? पता है अर्पित? नहीं। तो जैसे आपने कहा कि यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जिस सेंटेंस में कंडीशन दी हुई है उस सेंटेंस में कभी आप विल शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। जिसमें कंडीशन दी हुई है उसको आप बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो लास्ट वाला है उसको आप बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे सेंटेंस लिखिए, इफ यू
come to me, if you come to me, I will teach you. समझ में आ गया? If you come to me, I will teach you. यदि आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर यहाँ पर आप क्या लगा देते, अगर यहाँ पर आप will लगा देते तो ये आपकी जो सिंटैक्स थी वो गलत हो जाती, यानी फॉर्मेशन आपकी गलत हो जाती। सेंटेंस की जो फॉर्मिंग है वो यहाँ पे will की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बनेगा किसमें, जिसमें कंडीशन दी हुई है वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। और ये किस में बनेगा, ये बनेगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। समझ में आ गया ये नहीं आया, राइट। दूसरा सेंटेंस अगर एक और बना बोले कि यदि आप मेहनत करोगे तो आप सफलता प्राप्त जरूर करोगे, तो कैसे बनाएंगे इसको, इफ यू डू द हार्ड वर्क यू विल गेट सक्सेस, राइट। लिख लो, इफ यू डू द hard work, right, comma, you will achieve the success। समझ में आ गया? Again you have completed this sentence in present indefinite and this sentence in future indefinite, right। तो ये भी हमारा सिंटैक्स के हिसाब से दूसरा रूल जो हुआ, परफेक्ट वे जो है सेंटेंस फॉर्मिंग का वो ये रूप है। सपोजिशनल, जानते हो सपोजिशनल क्या होता है? तीसरा रूल है सपोजिशनल। इसमें क्या होता है कि इच्छा होती है हमारी। सपोज कर लेते हैं जैसे मैथ में यू कैन डू, राइट, कि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, है ना। इफ़ जो पोइम है ना, इफ़ एक पोइम है इंटरमीडिएट में थी, राइट, और वो पोइम भी है एक हिंदी में भी, यदि मैं होता किन्हीं नरेश का राजा तो राजमहल में रहता और सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे संध्या और सवेरे। सुनी नहीं सुनी ये पोइम? मतलब वो कहता है कि यदि मैं राजा होता, यदि मैं होता किन्हीं नरेश का राजा तो राजमहल में रहता, जाहिर सी राजमहल में रहता, सपोज कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करने वाले सेंटेंस में जो पहला पार्ट होता है उसमें तो विश लगता है और बाद वाले पार्ट में जो लगता है उसमें वर लगता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे लिख लो, आई विश that I wish that I were the Prime Minister, I were the Prime Minister of India। I were the Prime Minister of India। I wish that I were the Prime Minister of India। यहाँ पे क्या सेंटेंस है, देखो वो क्या कह रहा है, विश है। विश का मतलब है इच्छा है, और यहाँ पे आई के साथ वॉज लगाते वैसे, फिर हमने क्या कर दिया, वर।
या आप लिख दो कि वह विशिश करता है कि काश वो बरेली का डीएम होता, राइट। ही विशिश, he wishes that he were the DM of Bareilly। ठीक है ना। इसमें भी क्या हो गया, ही इज सपोजिंग ओनली, वो सपोज कर रहा है कि काश वह डीएम होता बरेली का, तो ही के साथ क्या लगा दिया आपने, वर लगा दिया, ही वर द डीएम ऑफ बरेली, राइट। एक मैंने आपको और बताया था शायद कि वो ऐसे चलता है मानो कि राजकुमार हो, यहाँ पे भी क्या है, सपोज कर रहा है वो, ही वॉक्स एज इफ ही वर द प्रिंस, राइट। he walks as if he were the prince। समझ आ गया ये आपका सपोजिशनल पार्ट हो गया। इन दिस पार्ट ओनली यू कैन विश, केवल आप इच्छा करते हैं, इच्छा में आप जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। राजा बनना चाहें राजा बन सकते हैं, डीएम बनना चाहें डीएम बन सकते हैं, चपरासी बनना चाहें चपरासी बनते हैं। चॉइस इज़ योर्स, चॉइस आपकी है। सपोज करने में कोई टैक्स नहीं लगता है। सपोजिशनल में केवल काल्पनिक चीज़ें होती हैं। जैसे आप सोच लो कि काश में बरेली का डीएम होता, काश में प्रधानमंत्री होता, कोई भी चीज़ ऐसी सोच लो, इसके बनने के चांस बहुत कम है, इम्पॉसिबल है, राइट। अगले तुमने सुना होगा, देखा होगा कि करी एंड राइस, ये साथ साथ आते दो वर्ड हैं, राइट। करी एंड राइस, तो ये करी और राइस जब लिखा होगा तो इसके आगे वर्ब क्या आएगी। डिश तो एक ही है, करी एंड राइस, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, ओके। अब ऐसे है टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, तो यहाँ पे वेट क्यों आया, एस क्यों नहीं लगा। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, तो वेट्स क्यों नहीं आया। यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, वो भी साथ साथ की हैं, पेयर वर्ड है ये, राइट। तो यहाँ पे क्या है, करी एंड राइस वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन टाइम एंड टाइड ये एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं है। टाइम अपना काम अलग कर सकता है और टाइड कहते हैं तूफान अपना काम अलग कर सकता है, कर सकता है नहीं। जैसे एक होता है ब्रेड एंड बटर, पेयर ऑफ वर्ड्स, राइट। ऐसे लिखेंगे पेयर ऑफ वर्ड्स जिनका अर्थ जिनका मीनिंग दोनों शब्दों को मिलाकर एक सब्जेक्ट के रूप में अर्थ निकलता है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में अर्थ निकलता है। मिलाकर एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में मीनिंग निकलता है। राइट। जैसे आपने लिखा ब्रेड एंड बटर,
ब्रेड एंड बटर, करी एंड राइस। ब्रेड एंड बटर ये दोनों शब्दों को मिलाकर एक ही मीनिंग निकलता है, और करी एंड राइस ये भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगला है स्लो एंड स्टीडी, सुना ये नहीं, स्लो एंड स्टीडी। हैमर एंड सिकल, जानते हो हैमर का मतलब हथौड़ा, सिकल का मतलब दराती होती है। राइज एंड फॉल। अब इन शब्दों को जैसे आप बोल सकते हैं कमिंग एंड गोइंग, कमिंग एंड गोइंग। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, कुछ भी लगा दो। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट। राइट। अब यहां पे जो ब्रेड एंड बटर है, ओके, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट का अर्थ निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। गॉट इट? क्लियर? अब ऐसे आप बोल सकते हो कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। धीरे चलो जिंदगी में, लेकिन लगातार चलते रहो, सही डायरेक्शन में सफलता जरूर मिलेगी। राइट? स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्लो चलो लेकिन लगातार चलो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। राइट? क्लियर हो गया ये? ओके। अब अगले वाले रूल में आ जाइए। इससे ये आपका 5 नंबर आ गया। इसमें पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे जिनका मीनिंग अलग अलग होगा, और प्लूरल दोनों मिलाकर इनका अर्थ जो निकलेगा वो निकलेगा प्लूरल। लिखो, यदि दो अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। एंड से जुड़े हो और सब्जेक्ट का मीनिंग देते हो, राइट? यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट, दो अनकाउंटेबल नाउन्स और लगा दो यहां पे, एंड से जुड़े हो और सब्जेक्ट का मीनिंग देते हो, तो प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। तो प्लूरल सेंस में प्रयोग करते हैं। राइट? प्लूरल सेंस में प्रयोग करते हैं। ओके? जैसे टाइम एंड टाइड, फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर,
सिल्वर, राइट। ETC और लगा सकते हैं, एंड ETC यानी इसेट्रा और आगे भी है। अब जैसे आप यूज़ करें कि टाइम एंड टाइड का यूज़ कैसे करते, तो आपने एक कहावत सुनी होगी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय और तूफान कभी किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो लिख दो, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। समय और तूफान कभी किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये प्लूरल अर्थ दे रहा है, राइट, प्लूरल सब्जेक्ट है ये। और इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब लगा दिए। क्लियर हो गया ये? ऐसे ही आप इसको कोल्ड एंड सिल्वर को यूज़ कर सकते हैं, फायर एंड वाटर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे फायर अपने आप में भी अलग है, ये भी कर सकती है, और इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, राइट। समझ में आ गया ये? जैसे एक ही कुत्ता है, आधा काला है आधा सफ़ेद है, तो आप इसके लिए कैसे कहेंगे कि कुत्ता आधा काला आधा सफ़ेद है? 6 नंबर देखिए, जब एक ही डॉग आधा काला है और आधा सफ़ेद है, आधा काला और आधा सफ़ेद है, तो आप इसको किस तरीके से बताएंगे भाई? और एक ऐसा है, एक कुत्ता पूरा काला है और पूरा सफ़ेद है, तो जैसे इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, देयर इज ए ब्लैक एंड वाइट डॉग। देयर इज अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। इससे पहले हमने आर्टिकल लगा दिया ब्लैक से पहले, तो इसका मतलब है कि, और वाइट भी लिख दिया, तो इसका मतलब है एक ही कुत्ता है, आधा काला आधा सफ़ेद है, यानी आर्टिकल एक के पहले आया है। और अगर दोनों के पहले आर्टिकल लगा देंगे तो इट मीन्स 2 डॉग्स आर देयर, 1 is full black, 1 is full white, right? There are a black and a white dog. There are a black and a white dog. समझ में आ गया भाई? तो आज हम लोग इतने ही बाकी इनको सीखते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग पार्ट, ये बहुत बड़ा पार्ट है, पूरी ग्रामर का निचोड़ होता है, ये मान लीजिए आप, राइट। देयर आर मैनी अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत सारे दूसरे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। टिल देन, गुड बाय एंड गुड नाइट।